अकुमुलेशन कर्व। अकुमुलेशन कर्व इकोलॉजी के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल कर्व है। ये जो कर्व है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमारी कि किसी एरिया के अंदर जो टोटल जो ट्रैपिंग एफर्ट है और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमें उस एफर्ट के साथ मिल रही है, उसके दरमियान में एक एसोसिएशन कायम करने में कि क्या हमारी जो एफर्ट है वो सफिशिएंट है, क्या हमने किसी एरिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज अवेलेबल है उन तमाम स्पीशीज को कैप्चर कर लिया है, या हमें अपनी जो एफर्ट है उसको मजीद इन्हांस करना पड़ेगा। ये हमें इस चीज के बारे में बताता है कि हम अगर सैंपलिंग के मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा मेथड है जो ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हम अकुमुलेशन कर्व की डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: द स्पीशीज डिस्कवरी कर्व और स्पीशीज अकुमुलेशन कर्व इज ए ग्राफ recording the cumulative number of species of living things recorded in a particular environment as a function of cumulative effort expended searching for them। इसका मतलब यह है कि किसी एरिया के अंदर ये ऐसा ग्राफ है जो हमें ये बताता है कि हमने किसी एरिया से, किसी पार्टिकुलर एरिया से सैंपलिंग करने के लिए, वहां से जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एफर्ट की है, क्या वो जो एफर्ट है वो वहां पर जो मौजूद स्पीशीज हैं उनको कलेक्ट करने के लिए काफी है या नहीं है। अगर हम इस स्लाइड के अंदर जो ग्राफ है उसको देखें तो एक तरफ एफर्ट दिखाई गई है एक्स एक्सिस के ऊपर, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्पीशीज दिखाई गई हैं। यहां पे जब एफर्ट लो थी तो नंबर ऑफ स्पीशीज कम थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी एफर्ट बढ़ती चली गई नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो भी इंक्रीज होती गई। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी एफर्ट बढ़ेगी वैसे वैसे ही नंबर ऑफ जो स्पीशीज हैं वो भी बढ़ेंगी। लेकिन किसी एरिया के अंदर क्योंकि स्पीशीज का एक खास नंबर होता है, जब वो नंबर हमारी कलेक्शन के अंदर पूरा हो जाता है उसके बाद हम अपनी एफर्ट जितनी मर्जी बेहतर कर लें, हम ज्यादा स्पीशीज कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एक जगह पे टोटल फॉर एग्जांपल 40 स्पीशीज हैं और वो तमाम की तमाम जो स्पीशीज हैं वो हम पहले ही कलेक्ट कर चुके हैं, अब ट्रैपिंग एफर्ट बढ़ाने से कोई नई स्पीशीज हमारे सैंपल का हिस्सा नहीं बनेगी। इसीलिए इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है कि इनिशियली ट्रैपिंग एफर्ट के साथ साथ जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो भी इंक्रीज करती गई, लेकिन उसके बाद एक स्टेज आई कि जो कर्व है ये फ्लैट हो गया, जो ये इंडिकेट करता है कि यहां पर जितनी भी स्पीशीज थी इस हैबिटेट के अंदर वो तमाम की तमाम स्पीशीज हमारे सैंपल का पार्ट बन चुकी हैं। इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे भी ये दिखाया गया है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीशीज और क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ सैंपल्स, जैसे जैसे हमारा जो सैंपल है वो बढ़ता गया है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो भी बढ़ती चली गई हैं। अब यहां पे अगर हम देखें कि इस ग्राफ को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये मजीद आगे बढ़ सकता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस हैबिटेट से हमने तमाम स्पीशीज को अभी कलेक्ट नहीं किया, या हमारी जो ट्रैपिंग एफर्ट है वो थोड़ी कम है, हमें मजीद एफर्ट करने की जरूरत है, हमें अपना सैंपल साइज बढ़ाने की जरूरत है, या फिर हमें अपनी जो मेथोडोलॉजी है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, ताकि इस इलाके के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं वो हमारे सैंपल का पार्ट बन जाए। क्योंकि जब इस इलाके के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं वो हमारे सैंपल का पार्ट बन चुकी होंगी, ये कर्व फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे ये कर्व फ्लैट नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्टिल देयर आर मैनी स्पीशीज विच आर मिसिंग। उसके बाद जो अकुमुलेशन कर्व है ये हमें गाइड करता है कि किसी एरिया से जो हमने स्पीशीज कलेक्ट की हैं उसके लिए जो हम एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट
के मुकाबले में जो नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे पास आई वो सफिशिएंट है या नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा जो सैंपल साइज है वो तो काफी बड़ा होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो बहुत कम होती हैं। क्योंकि किसी भी हैबिटेट के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं अगर ज्यादा हैं और हमने बहुत बड़ा सैंपल भी कलेक्ट कर लिया है, लेकिन तमाम स्पीशीज हमारे सैंपल का पार्ट नहीं बनी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो एफर्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। या तो हम ट्रैपिंग एफर्ट ठीक नहीं कर रहे, जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस मेथोडोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर हम जो टाइमिंग है जो स्पीशीज को कलेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो टाइमिंग ठीक नहीं है। क्योंकि फील्ड के अंदर बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो रात के वक्त एक्टिव होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो दिन के वक्त एक्टिव होती हैं, और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो दिन के दरमियाने हिस्से के अंदर ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो अगर हम किसी हैबिटेट में से तमाम स्पीशीज को कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जो ट्रैपिंग एफर्ट है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करें कि हम रात के वक्त भी कलेक्शन कर सके, दिन के वक्त भी कलेक्शन कर सके, ताकि तमाम स्पीशीज जो कि उस हैबिटेट के अंदर मौजूद हैं वो हमारे सैंपल का पार्ट बन जाएं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारी एफर्ट तो ठीक है, लेकिन हम जो कलेक्शन करने जा रहे हैं वो कलेक्शन हमारी रैंडम नहीं है, वो बाइस्ड है। हम फील्ड के किसी एक पार्टिकुलर हिस्से से कलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास कॉटन का फील्ड है या हमारे पास राइस का फील्ड है, हम सिर्फ उसके मार्जिन से कलेक्शन कर लेते हैं। क्योंकि फील्ड के अंदर पानी है, हम अपनी आसानी के लिए फील्ड के अंदर नहीं जाते, उसके सेंटर वाले पोर्शन से कलेक्शन नहीं करते, तो हमारे सैंपल के अंदर सिर्फ वही स्पीशीज आएंगी जो कि कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी एफर्ट है वो बाइस्ड है, क्योंकि हम रैंडम कलेक्शन नहीं कर रहे। तो अगर हम रैंडम कलेक्शन करेंगे तो फिर हमारे सैंपल के अंदर तमाम वो स्पीशीज जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं वो आएंगी। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी हैबिटेट से कलेक्शन करते हैं तो हमारी एफर्ट चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, हम उस इलाके से तमाम स्पीशीज को कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो रेयर होती हैं और वो उसी वक्त हमारे सैंपल का पार्ट बनती हैं जब हम लकी हों। तो 100% किसी भी जगह से स्पीशीज को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।